एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो जूलॉजी का VAC है, वैल्यू एडेड कोर्स पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में जो सेकेंड यूनिट है। देखिए सेकेंड यूनिट में हमने अब तक बात कर लिया है, कहाँ तक, ये सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो चुका है, मेल न्यूट्रिशन एनामलीज में एनीमिया हो चुका है, क्वासियोरकर हो चुका है, मेरेस्मस हो चुका है। अभी की क्लास में हम बात करेंगे रिकेट्स और गोइटर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये एनीमिया हो चुका है, क्वासियोरकर हो चुका है, मेरेस्मस हो चुका है। अभी हम बात करेंगे रिकेट्स की और उसके बाद फिर बात करेंगे हम गोइटर की। चलिए एक एक करके देखते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास रिकेट्स। तो रिकेट्स क्या होता है उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके कारण क्या होते देखेंगे, और सिम्टम्स क्या होते देखेंगे, उसके लक्षण क्या है, और प्रिकॉशन क्या है, सावधानियां क्या है और क्या देखभाल करें उसके लिए देखेंगे। अब एक छोटा सा डायग्राम में डाल दिया हूं। देखिए एक नॉर्मल व्यक्ति का बोन है, पैर का बोन देख लीजिए, और एक रिकेट्स वाले व्यक्ति का बोन है। देखिए रिकेट्स वाले व्यक्ति का बोन टेढ़ा हो गया है, इस प्रकार से ऐसे मुड़ गया है, धनुष की आकृति का हो गया है। तो केवल ऐसे ही मुड़ता है ऐसा नहीं है, हो सकता है दोनों पैर ऐसे मुड़ जाएं, या हो सकता है दोनों पैर ऐसे मुड़ जाएं, या हो सकता है दोनों पैर ऐसे मुड़ जाएं, किसी भी तरीके से मुड़ा हो सकता है। ठीक, तो जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो पैर मुड़ जाते हैं। ठीक, बोन बेंड हो जाती है। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि रिकेट्स में हड्डियां क्यों प्रभावित होती हैं, हड्डियां क्यों मुड़ जाती हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि रिकेट्स इज अ कंडीशन इन चिल्ड्रंस that causes bone to become soft and weak due to a defect in bone mineralization। अच्छा, बोन मिनरलाइजेशन क्या है कि जब बोन बनता है, बनने के लिए बोन के ऊपर क्या क्या चीजें जमा होती है देख लीजिए। जब बोन बनाया जाता है ना, ये बोन बनाया जा रहा है, देखो ये बोन बनाते समय यहाँ पर कैल्शियम आयन और फॉस्फेट, ये दोनों को यहाँ पर जमा किया जाता है, तब जाकर बोन स्ट्रांग बनती है। और इस कैल्शियम और फॉस्फेट को कहां से लाएंगे हम? भाई भोजन के माध्यम से लेके जाएंगे। तो भोजन के माध्यम से जब हम आहार नाल में भोजन को डाल देंगे तो आहार नाल से उसको एब्जॉर्व करके ब्लड में छोड़ दिया जाएगा, ब्लड से बोन में चला जाएगा। लेकिन आहार नाल से ब्लड में लेके कौन जाएगा? विटामिन डी। कौन लेके जाएगा? विटामिन डी। तो विटामिन डी की मदद से ही ये विटामिन डी की मदद से ही ये हमारे आहार नाल से कहां आता है, एलिमेंट्री कैनाल से कहां आता है, ये हमारे बोन तक पहुंचता है। ठीक, तो विटामिन डी वहां पर मदद करता है, कैल्शियम और फास्फेट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, तो ये तीन चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए, तो जब बोन को बनाया जाता है, बोन जब बनता है तो उसको मिनरलाइजेशन कहते हैं, मिनरलाइजेशन। लेकिन जब बोन टूटता है उसको डीमिनरलाइजेशन कहते हैं, डी मिनरलाइजेशन। ठीक, बोन का बनना मिनरलाइजेशन, बोन का डिग्रेड होना, टूटना डीमिनरलाइजेशन कहलाता है। लीडिंग टू सिम्टम्स लाइक बोर्ड लेग यानी धनुष के आकार का पैर, बोन पेन यानी कि हड्डियों में दर्द होना, एंड स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ बहुत बेहतर तरीके से ना होना, ग्रोथ रुक जाना, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना। ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाए, देखिए तो बगल में ये खोपड़ी, भाई जितने भी बोन हैं, जितने भी हड्डियां हैं, सब इधर उधर क्या बोलना चाहिए, डिस्टर्ब हो जाएंगे, अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो अनयूजुअल स्कल की शेप बन जाएगी, दांत में प्रॉब्लम होगा, दांत लेट से आएगा। भाई छोटे बच्चे का दांत जितने महीने में आ जाना चाहिए, लेट लगेगा, क्योंकि वहां पर कैल्शियम फास्फेट जमा नहीं हो पा रहे हैं। जो भी ये बच्चा खा रहा है कैल्शियम फास्फेट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, क्यों? विटामिन डी नहीं बन रहा है उसमें, विटामिन डी ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक,
हड्डियां तो कमजोर होंगी ही, साथ में मसल्स भी कमजोर हो गई। धनुष के आकार का पैर हो गया, इसके जो एड़ियां हैं चौड़े चौड़े हो गए, इसके जो छाती का जो यहाँ पर पिंजरा है पिंजरा चौड़ा हो गया। दांत में, दांत तो एक तो लेट से आएंगे तो सर दांतों में गड्ढे गड्ढे भी बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम सब बात करेंगे आगे करके। ये देखिए एक नॉर्मल बोन कैसे दिखता है और रिकेट्स जिसको हुआ है उसका बोन कैसे दिखता है। देखिए तो ये अंदर की तरफ ऐसे बेंड हुआ, देखो ये, या ऐसे बेंड हुआ देखिए, या ऐसे बेंड हुआ, ये किसी भी प्रकार का अगर पैर बेंड हो गया है ना, इसका मतलब हड्डी कमजोर हो गया है। ठीक, कॉजेज देखते हैं, कारण क्या है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी करता क्या बोल रहा हूं, देखिए फिर मैं बोल रहा हूं यहां पर, कैल्शियम और फॉस्फेट, इसको हमने भोजन के रूप में आहार नाल के माध्यम से लिया और ये चला गया हमारे स्टमक में, आ गया हमारे इंटेस्टाइन में। यहाँ पर कैल्शियम भी है और यहाँ पर फॉस्फेट भी है। अब इस कैल्शियम फॉस्फेट को यहाँ से एब्जॉर्व करके ब्लड में लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है, ब्लड। ये मान लीजिए ब्लड वेसल है, तो यहाँ पर ले जाने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। ठीक, जब ब्लड में चला जाता है फिर ब्लड के माध्यम से ये कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन, ये कैल्शियम और फॉस्फेट ब्लड से होते हुए चले जाते हैं हड्डियों में और हड्डियों में जमा हो जाते हैं, उसको आप मिनरलाइजेशन कहते हो। अब ये दो अलग अलग व्यक्ति मत सोचना भाई, एक ही व्यक्ति का, एक मैं आहार नाल दिखाया हूं, एक मैं बोन दिखाया हूं। ठीक है, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी, यदि किसी के शरीर में विटामिन डी नहीं बन रहा है तो वो व्यक्ति कितना भी कैल्शियम और फॉस्फेट खा ले वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो तो फिर मल के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा वो, अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो, विटामिन डी काम नहीं करेगा तो देखिए द मोस्ट कॉमन कॉज, बहुत ही सामान्य ये कारण है, मोस्ट कॉमन कारण है, एज विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम द फूड। भोजन से कैल्शियम और फास्फेट को, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ये ब्लड वेसल में लेके आता है, फिर ब्लड वेसल से उसको हड्डियों में लेके जमा कर देते हैं तो हड्डी मजबूत बनता है। अगर विटामिन डी ना रहा तो कैल्शियम फास्फेट नहीं जाएगा तो बोन कमजोर हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा। ठीक, तो पहला कारण तो ये है कि यदि विटामिन डी ना हो तो रिकेट्स हो जाएगा। अगला, कैल्शियम या फास्फोरस डेफिशिएंसी। मैं बोला चलो भैया किसी व्यक्ति में विटामिन डी है लेकिन भोजन के रूप में उसको कैल्शियम फास्फेट नहीं मिल रहा है, तो विटामिन डी रह के करेगा क्या, अगर आप भोजन के रूप में कैल्शियम और फास्फेट ले ही नहीं रहे हो, यानी कि ऐसा भोजन नहीं ले रहे हो जिसमें कैल्शियम और फास्फेट होता है, तो भी आपके बोन को, हड्डियों को कैल्शियम फास्फेट नहीं मिलेगी तो बोन कमजोर हो जाएगी, फिर रिकेट्स हो जाएगा। तो लैक ऑफ दिस मिनरल इन द डाइट, आपके भोजन में ये ना हो कैल्शियम और फास्फेट, कैन आल्सो लीड टू रिकेट्स, इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। तीसरा हमारे पास है जेनेटिक्स। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं जो माता पिता से हमारे शरीर पे ट्रांसफर होकर आती हैं कि वो विटामिन डी को, कैल्शियम को, फास्फेट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, यानी कि वो विटामिन डी को एक्टिव नहीं कर पाता होगा, या कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता होगा, या फास्फेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता होगा। ऐसी कुछ बीमारी यदि हम माता पिता से हमारे बॉडी में आता है तो भी कुल मिला के कैल्शियम और फास्फेट बोन में जमा नहीं हो पाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर रिकेट्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा चांस बहुत कम होता है। रेयर इनहेरिटेड कंडीशन, यानी कि माता पिता से आने वाले लक्षण है, ये इस स्थिति है, परिस्थिति है, कैन अफेक्ट द बॉडी एबिलिटी टू यूज या मेटाबोलाइज विटामिन डी, कैल्शियम या फास्फोरस। कि माता पिता से हमारे पास कुछ लक्षण ऐसे आते हैं कि जो विटामिन डी को, कैल्शियम को और फास्फोरस को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, यानी कि इन तीनों के काम को नहीं करवा पाते। जब तीनों काम नहीं करेंगे तो हमारे हड्डियों को कैल्शियम और फास्फेट नहीं मिलेगी तो हमारा हड्डी कमजोर हो जाएगा, कमजोर होते ही मुड़ जाएगा, वो बेंड हो जाएगा, तो उसको भी कहूंगा रिकेट्स, लेकिन ये चांस बहुत ही कम होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो होता है विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होती है, इसको याद रखना, मोस्ट कॉमन है ये। अगला, यदि विटामिन डी किसी के शरीर में है फिर भी उसको रिकेट्स हो रहा है, मतलब उसको कैल्शियम और फास्फेट वाला भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक, और अगला कारण जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कभी कभी ये देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या, लक्षण क्या है, बोन डिफॉर्मिटीज, भाई हड्डी अच्छे से बन नहीं पाएंगी क्योंकि विटामिन डी नहीं है मान लीजिए, या फास्फोरस नहीं मिल रहा है या कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो
बोन नहीं बन पाएंगी, बोन कमजोर हो जाएंगी, बोन मुड़ जाएंगी, जब मुड़ जाएंगे तो धनुष के आकार के हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं बो लेग। बो यानी कि धनुष होता है, धनुष के आकार का पैर मुड़ा हुआ, देखो ये देखो ऐसा, इधर से ऐसा। ए वाइडेंड रिब केज, जिसको रेकाइटिस या रैकेटिक रोजरी के नाम से जानते हैं। चौड़ा क्या मिलेगा आपको? रीब केज। ये पसलियां जो होंगी ना, ये बहुत चौड़ी मिलेंगी आपको, ऐसे ये चौड़ी, ठीक। एंड एन एबनॉर्मली शेप्ड स्कल आर कॉमन। ये एबनॉर्मल शेप का यहाँ क्या मिलेगा? इनका ये कंकाल तंत्र मिलेगा, यहाँ का स्कल, खोपड़ी मिलेगा, जो ब्रेन को कवर करके रखता है, ठीक। ये कुछ सिम्टम मिलेंगे। अगला क्या देखिए तो, बोन एंड मसल पेन। हड्डी तो दर्द देगा ही, मसल्स भी, मांसपेशियां भी दर्द देती हैं। चिल्ड्रन में एक्सपीरियंस टेंडरनेस इन द आर्म लेग, आर्म लेग, आर्म यानी कि भुजाओं में, लेग यानी कि पैरों में, एंड पेल्विस यानी कि ये इस जगह पे, कमर के एरिया के आसपास, एंड स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी में, along with मसल वीकनेस एंड क्रैम्प्स। मसल्स के साथ साथ, मांसपेशियों के साथ साथ कुछ ऐंठन जैसा महसूस करेगा ये बच्चा, जिसको रिकेट्स हुआ होगा। हड्डी तो दर्द देगी, मांसपेशियां भी दर्द देंगी, ठीक है। हाथ के, पैर के, रीढ़ की हड्डी के, कमर के, सब जगह जो जो मसल्स हैं, जो जो हड्डियां हैं, वो सब दर्द देंगी, बच्चा ही महसूस करेगा, ठीक। अगला डिलेड डेवलपमेंट, जिसको रिकेट्स हो जाता है, यानी कि विटामिन डी की कमी या कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी जिसको हो जाती है, उनमें डेवलपमेंट बहुत धीरे होता है। किसका किसका? देखो, सबसे पहले तो पूरा शरीर हड्डियों के ढांचे से बना हुआ है, तो ग्रोथ ही पूरा क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा, बहुत ही धीरे धीरे चलेगा। लेट टूथ इरप्शन, दांत बहुत बाद में आएगा, जो एक तल में दांत आ जाना चाहिए वो नहीं आएगा, बहुत समय लगाएगा। एंड डिलेड क्लोजर ऑफ द सॉफ्ट स्पॉट ऑन द बेबीज स्कल, फोंटानेल कैन अकर। वो जो तालू भरता है ना, बच्चों का तालू जितने समय में भरना चाहिए उतने समय में नहीं भरेगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि तालू भरने के लिए यहाँ पर स्कल, खोपड़ी चाहिए। खोपड़ी किसका बना होगा? कैल्शियम और फास्फेट का। और इस व्यक्ति को तो रिकेट्स हुआ है, इस बच्चे को रिकेट्स हुआ है। अगर रिकेट्स हुआ है तो कैल्शियम और फास्फेट की कमी हो रहा है, हड्डी को नहीं मिल पा रहा है, ये तो ये भरने में बहुत समय लगाएगा, ठीक। अगला क्या देखिए, तालू बोलते हैं, तालू, छोटे बच्चे का तालू लब लब करते रहता है, देखते रहना। अगला डेंटल प्रॉब्लम। भाई डेंटल प्रॉब्लम क्या है? दांत में क्या प्रॉब्लम होगा? इश्यूज विद टूथ इनेमल, दांत का जो बाहर का लेयर है वो लेयर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैविटी, दांतों में कैविटी का खतरा बना रहेगा, दांत में गड्ढे बन जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट नहीं मिल पा रहा है, तो दांत मजबूत कैसे होंगे? गड्ढे गड्ढे बन जाएंगे। तो ये सभी सिम्टम्स किसी रिकेट्स वाले व्यक्ति में दिखेंगे, बच्चे में दिखेंगे। कुल मिला के कहूं, पूरा हड्डी का पूरा कंकाल तंत्र उसका कमजोर हो जाएगा, ठीक है। और किसकी वजह से? खासकर विटामिन डी की कमी की वजह से। अगर विटामिन डी है तो कैल्शियम और फास्फेट की अनुपलब्धता की वजह से नहीं मिल पा रहा, इसकी वजह से। प्रिकॉशन एंड क्योर में क्या होगा देखिए तो, कैसे ध्यान देंगे ऐसे बच्चों को, क्या करें कि ऐसा ना हो, ऐसी स्थिति ना आए, और ऐसे हो जाए तो क्या करें? तो डाइटरी चेंज, भोजन में चेंज करिए भाई, उसका भोजन को चेंज करिए, भोजन में जिसमें कैल्शियम, फास्फेट और विटामिन डी हो ऐसा दीजिए। इंक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस थ्रू डाइट या सप्लीमेंट। अगर भोजन में नहीं मिला पा रहे हो तो उसको सप्लीमेंट के रूप में, टेबलेट के रूप में विटामिन डी दीजिए, टेबलेट के रूप में कैल्शियम का टेबलेट दीजिए, फास्फोरस का टेबलेट दीजिए, ठीक। अगला उसको बोलिए कि सनलाइट में सुबह सुबह जाए, सुबह सुबह 7-8 बजे तक सनलाइट, धूप में बैठे। धूप में बैठने पर क्या होता है? जब अल्ट्रावायलेट किरण हमारे स्किन पे, त्वचा पे पड़ती हैं, तो स्किन में जो हमारी ग्रंथि होती है, सीबम ग्लैंड, सीबम ग्लैंड से सीबम नाम का ऑयल बनता है, सीबेसियस ग्लैंड भी बोलते हो ना, सीबेसियस ग्लैंड या सीबम ग्लैंड, वहां से सीबम नाम का ऑयल बनता है। यह ऑयल, इस ऑयल से ही विटामिन डी बनता है। यह ऑयल चला जाता है वहां से लीवर के पास, फिर लीवर से किडनी के पास, और वहां पर जाकर फाइनली विटामिन D3 बनाते हैं, एक्टिव विटामिन, ठीक। तो हमको सुबह सुबह धूप सेकना चाहिए, 7-8 बजे तक का धूप, बढ़िया तरीके से हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है। तो गेटिंग एडिक्वेट सनलाइट हेल्प द, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में,
सूर्य प्रकाश लेना चाहिए सुबह। हेल्प द बॉडी प्रोड्यूस इट्स ऑन विटामिन डी, हमारा बॉडी खुद का विटामिन डी बनाता है, वहां से लेने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक, अगला क्या हमारे पास, मेडिकल ट्रीटमेंट। डॉक्टर में प्रिस्क्राइब सप्लीमेंट और अदर ट्रीटमेंट या और अदर ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग कॉज, कि आपके रिकेट्स होने के कारण को देख करके डॉक्टर अपने हिसाब से अलग अलग तरीके का चीज प्रिस्क्राइब करेगा। जैसे आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी देगा, कैल्शियम फास्फेट तो ले ही रहे हो आप। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम फास्फेट की कमी है, विटामिन डी सफिशियंट है, कैल्शियम फास्फेट नहीं है, तो फिर वही वाला टेबलेट देगा आपको। तो जिस प्रकार की दिक्कत होगी आपको उस प्रकार का आपको सुझाव देगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिकेट्स, किसकी वजह से हुआ, खासकर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होता है। अगर विटामिन डी आपके बॉडी में है फिर भी रिकेट्स हुआ है, मतलब कैल्शियम और फास्फेट नहीं मिल पा रहा है भोजन में। ठीक, चलिए ये हो गया हम लोगों का रिकेट्स कंप्लीट। अगला क्या, गोइटर। एनीमिया हो गया था, क्वासिरकर हो गया था, मेरस्मस हो गया था, अभी रिकेट्स हो गया। अगला क्या पढ़ेंगे अभी, गोइटर। तो 5वां नंबर पे गोइटर है। देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, इसके लक्षण क्या है, सॉरी कॉज कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स, फिर इसकी प्रिकॉशन और क्योर क्या है। प्रिकॉशन यानी कि समय से पहले कैसे ध्यान सावधानी रखेंगे, और यदि हो गया है तो फिर उसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक, देखभाल कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास 5वां नंबर पे क्या है, गोइटर। गोइटर जिसको आप घेंघा रोग भी कहते हो। ठीक, तो ए गोइटर इज एन एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है गर्दन में, देखिए यहाँ पे गर्दन है, यहाँ पर जो तितली के आकार का जो दिख रहा है ना, ये थायराइड, नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है। जब ये फूल जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, तो उसको हम गोइटर कहते हैं। ठीक, ये कब कब फूलता है कारण देख लेते हैं हम लोग। तो ए गोइटर इज एन एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ए बटरफ्लाई शेप्ड, तितली के नुमा ग्लैंड, एट द बेस ऑफ नेक, हमारे गर्दन पर तितली नुमा ग्लैंड होता है, जब साइज में बड़ा हो जाता है उसको गोइटर कहते हैं। ठीक, कारण क्या क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी, जब आयोडीन की कमी होती है, यदि आयोडीन नहीं मिलता हमारे बॉडी को, तो हमारा थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, गोइटर कहते हो। द मोस्ट कॉमन कॉज ग्लोबली, पूरी दुनिया में लगभग यही मोस्ट कॉमन कॉज है कि आयोडीन की कमी। ठीक, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, खासकर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। ठीक, दो लेस फ्रीक्वेंट इन द यूनाइटेड स्टेट ड्यू टू आयोडाइज्ड साल्ट। भाई यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में ये आयोडीन की कमी वाला गोइटर डिजीज, आयोडीन की कमी की वजह से जो होने वाला घेंघा रोग था, वो अमेरिका में बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो नमक मिलता है उस नमक में आयोडीन पाई जाती है, आयोडाइज्ड साल्ट मिलता है। जो साग सब्जी में वो लोग नमक लगाते हैं उसमें आयोडीन पहले से रहता है, तो उनको आयोडीन की कमी होती ही नहीं है। तो आयोडीन की कमी की वजह से वहां पर कभी भी गोइटर डिजीज नहीं होता है। ठीक, पूरी दुनिया में आयोडीन की कमी की वजह से होता है, लेकिन वहां नहीं होता क्योंकि वहां पर आयोडीन बहुत ज्यादा मात्रा में नमक में रहता है। अगला ऑटो इम्यून डिजीज, हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडी हमारे ही बॉडी बनाता है और हमारे ही एंटीजन के साथ जाकर रिएक्शन कर जाते हैं। हमारा ही शरीर का बना हुआ एंटीबॉडी हमारे ही शरीर के किसी प्रोटीन से रिएक्शन कर जाते हैं, तो जो डिजीज बनता है उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हमको गोइटर डिजीज हो जाती है, जैसे ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज जब हमको होता है तो उसकी वजह से गोइटर डिजीज हो जाती है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन। जब हमको ग्रेव्स डिजीज होता है ना, देखिए ये आयोडीन की कमी की वजह से था ना, ये पहला वाला, और दूसरा वाला ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज जब होता है तो भी हमको क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। ठीक, क्योंकि ग्रेव्स डिजीज जब भी होता है तो यहां पर हमारा थायराइड ग्लैंड थायरक्सिन हार्मोन का
प्रोडक्शन बढ़ा देता है, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ग्रेव्स डिजीज जब भी होता है तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बोल रहे हैं, कौन सा हार्मोन, T4 हार्मोन, थायराइड, थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन, ये बढ़ जाता है। तो जब हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा काम करता है तो स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। अगला अगला डिजीज है हाशीमोटो डिजीज। हाशीमोटोज डिजीज, ये अंडर प्रोडक्शन, हाशीमोटो डिजीज की वजह से भी हम ह्यूमन बींग को गोइटर हो सकता है। हाशीमोटो डिजीज जब होता है तो भी गोइटर हमको होता है। और ये हाशीमोटो डिजीज की वजह से थायरॉक्सिन का सिंथेसिस कम हो जाता है, थायरॉक्सिन की सिंथेसिस कम हो जाती है, अंडर प्रोडक्शन बोल रहा है। ग्रेव्स डिजीज होता है तो हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन बनाता है तो डिजीज हो जाती है। हाशीमोटो डिजीज होती है तो हमारा थायराइड ग्लैंड कम थायरॉक्सिन बनाता है तो डिजीज हो जाती है। कुल मिला के ये गोइटर हो रहा है, यहाँ पर गोइटर, ये थायराइड ग्लैंड था, ठीक है। और ऐसी कंडीशन अमेरिका में बहुत देखने को मिले हैं, आर कॉमन कॉजेज इन द अमेरिका। देखो अमेरिका में आयोडीन की कमी से कम गोइटर डिजीज होती है, किसकी वजह से होती है, ग्रेव डिजीज और हाशीमोटो डिजीज अमेरिकन लोगों को ज्यादा होता है, उनकी वजह से वहां पर गोइटर यानी घेंगा रोग होता है। अगला हमारे पास क्या देखिए, तो थायराइड नोड्यूल्स, जब थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है, जो ग्लोब्यूल्स थे, जो थायराइड के सेल थे, उनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे फैलते जाता है, बड़ा होते जाता है, तो क्या कहते हैं उसको, हम गोइटर कहते हैं। तो लम्स या नोड्यूल्स कैन ग्रो ऑन द थायराइड ग्लैंड कॉजिंग टू इनलार्ज, जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो भी हमको क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। और संख्या कब बढ़ेगी भाई, जब कैंसर हो जाता है तो, ठीक है, ट्यूमर हो जाता है, इसका मतलब ट्यूमर ऑन थायराइड, थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए तो भी हमको गोइटर डिजीज होता है। ठीक, अगला थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जब थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो भी गोइटर डिजीज होता है। अदर कॉसेज में क्या है, एक्सपोजर टू रेडिएशन, यदि थायराइड ग्लैंड में किसी अलग प्रकार का रेडिएशन पड़ जाए, तो रेडिएशन का असर हो जाए, या सर्टेन मेडिकेशन, कुछ दवाइयों का असर की वजह से भी हमारा थायराइड ग्लैंड फूल जाता है। एंड कॉन्जेनिटल इश्यूज, और कुछ पैदाइशी भी हमारे माता पिता से हमारे शरीर में ट्रांसफर होकर आता है, प्रेजेंट एट बर्थ, पैदाइशी मिलता है, कैन आल्सो लीड टू गोइटर। ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड फूल सकता है, हमको घेंघा रोग हो सकता है, गोइटर डिजीज हो सकता है। लेकिन मेन कारण क्या है, आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी। लेकिन अमेरिका में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर नमक में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो वहां पे जो गोइटर होता है वो हाशीमोटो डिजीज या ग्रेव्स डिजीज की वजह से होता है। ठीक, हमारे इंडिया में भी इंडियन गवर्नमेंट ने नमक में आयोडीन मिला करके वो जो गांव गांव में बंटवाए थे, अभी भी सोसाइटी में मिलता है, उस नमक में आयोडीन मिलाया है, इसलिए हमारे तरफ भी अब धीरे धीरे ये कम होने लगा है गोइटर डिजीज। ठीक, आयोडीन की कमी हुआ मतलब गोइटर हो जाता था, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। सिम्टम्स यानी कि लक्षण, लक्षण क्या है देखिए, सबसे पहले देखिए, ए विजिबल स्वेलिंग या बल्ज इन द नेक, गर्दन में एक मोटा सा फुला हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो ये। अगला, ए फीलिंग ऑफ टाइटनेस या फुलनेस इन द थ्रोट, गला ऐसे लगे गला पूरा दबा हुआ है, बंधा हुआ है, ठीक, टाइट हो गया है, इस प्रकार से महसूस होगा। अगला, डिफिकल्टी स्वेलिंग या स्वेलोइंग या ब्रीथिंग, खाना को निगलने में या सांस लेने में भी तकलीफ होगा क्योंकि गला दब रहा है इसमें। अगला, एक क्रोनिक कफ, बहुत समय से इनको कफ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा, इनको कफ जैसी, खांसी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा। अगला, हॉर्सनेस या
चेंजेस इन वॉइस, यानी कि इनके ऐसे लगेगा कि गला बैठा हुआ इनका, जब बात कर रहे हैं तो खर्रा, एकदम खर्रास तरीके से आवाज आएगा। ठीक। अगला पेन इन द नेक एरिया, गर्दन के आसपास दर्द भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब लक्षण किसके, गोइटर के। ठीक। ट्रीटमेंट क्या है देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग कॉज, साइज ऑफ द गोइटर एंड सिम्टम्स। भाई जब भी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पहले चेक करेगा कि ये जो गोइटर डिजीज हुआ है इसका कारण क्या है, क्योंकि कारण तो कई सारे हो सकते थे। देखिए 1 2 3 4 5 कारण थे, पांचों में से कौन सा कारण वाला इसका गोइटर हुआ है, पहले वो चेक करेगा। फिर देखेगा साइज कितना बड़ा है, वो चेक करेगा। फिर देखेगा सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या है, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, खांसी जैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक। फिर अपना ट्रीटमेंट करेगा। स्मॉल नॉन सिम्टोमेटिक गोइटर में नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। अगर छोटा सा गला एकदम छोटा सा फुला हुआ है, छोटा सा फुला हुआ है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इफ देयर इज एन अंडरलाइंग थायराइड डिजीज, ट्रीटमेंट विल फोकस ऑन दैट कंडीशन। यदि अंदर में किसी प्रकार का कोई डिजीज टाइप का हो गया है गर्दन के अंदर, तो फिर उसको ट्रीटमेंट करने की, फोकस करने की बहुत जरूरत है। जैसे मान लीजिए ट्यूमर हो गया अंदर, उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। फिर डॉक्टर में रिकमेंडेड सर्जरी, मेडिकेशन या रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ठीक। या तो काट फीट के सर्जरी करेंगे या रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देंगे। कुल मिला के यदि आयोडीन की कमी की वजह से हुआ है तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, इफ गोइटर इज बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी। क्या बोला, इफ गोइटर इज बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, यदि गोइटर आयोडीन की कमी की वजह से हुआ है, देन डॉक्टर प्रिस्क्राइब, देन डॉक्टर प्रिस्क्राइब आयोडीन, आयोडीन खाने को बोलेगा आपको। ठीक है। तो ये था गोइटर डिजीज। ये तो चलिए हम यहां पर देख लेते हैं एक बार, एनीमिया किसकी वजह से हुआ, आयरन की कमी की वजह से, या फिर विटामिन B12 की कमी की वजह से, ये हो गया। क्वासियोरकर किसकी वजह से हुआ, प्रोटीन की कमी की वजह से, जबकि इसमें कैलोरीज सफिशियंट है। कैलोरीज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं थी भाई, ये ठीक था। ठीक। मेरस्मस किसकी वजह से हुआ, प्रोटीन की कमी प्लस कैलोरीज की कमी, कैलोरीज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, दोनों की कमी की वजह से हुआ। रिकेट किसकी वजह से हुआ, विटामिन डी की कमी की वजह से हुआ। गोइटर किसकी वजह से हुआ, खासकर आयोडीन की कमी की वजह से हुआ। लेकिन केवल यही कारण नहीं है ना, रिकेट्स के और भी कारण है, फास्फोरस की कमी, कैल्शियम की कमी। ये गोइटर वाला भी ग्रेफ डिजीज की वजह से, हाशीमोटो डिजीज की वजह से, या फिर कॉन्जेनेटल था, माता पिता से आया था, और भी कारण है इसके, लेकिन मेन मेन यही कारण है। इसको याद रख लेना आप लोग। ठीक है बच्चों, ये याद रखना किसकी कमी से क्या होता है। ठीक। ये ठीक है ना, याद हो जाना चाहिए आपको। तो ठीक है बच्चों, बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इस प्रकार से हमने देखिए ये यूनिट 2 को भी 7 क्लासेस में पूरा कर लिया। ये लास्ट क्लास था इसका, 7 क्लास दिया भी, देखिए 7 क्लास में पूरा करना था। यूनिट 1 को तो पूरा कर लिया था 7 क्लास में, ये भी पूरा हो गया था। अब तक हमारा 14 क्लास हो चुका है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन का। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ऐसे किसी अगले यूनिट के साथ। तब तक सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।